स्टार्ट। महोदय, ये सेनाएं सुरक्षा की पहली पंक्ति हैं। स्टॉप। इन्हें ही हमले का सामना करना पड़ता है। स्टॉप। ये कैसे बनी रही हैं? स्टॉप। इनका आधार क्या होता है? स्टॉप। जैसे जैसे थल सेना, नौसेना और वायुसेना ज़्यादा से ज़्यादा तकनीकी होती जाती हैं, वैसे वैसे देश का औद्योगिक और प्रौद्योगिक आधार महत्वपूर्ण होता जाता है। स्टॉप। आप कोई मशीन, हवाई जहाज या कोई और बहुत तकनीकी हथियार विदेशों से मंगवा सकते हैं और किसी को उसे इस्तेमाल करना भी सिखा सकते हैं, लेकिन यह सब ऊपरी सुरक्षा है, क्योंकि इसके लिए आपकी प्रौद्योगिक पृष्ठभूमि नहीं है। स्टॉप। यदि पुर्जे खराब हो जाएं तो आपकी पूरी मशीन बेकार हो जाएगी। स्टॉप। आपने जिससे मशीन खरीदी थी, अगर वह पुर्जे देने से इनकार कर दे, तब भी यह बेकार हो जाएगी और आज़ाद होने के बावजूद भी आप दूसरों पर निर्भर रहेंगे। स्टॉप। इस दृष्टि से देखें तो संसार के केवल कुछ ही देश असल में आज़ाद हैं और दूसरे देशों की फौजी ताकत के मुकाबले में अपने पैरों पर खड़े होने के लायक हैं। स्टॉप। इसलिए थल सेना, नौसेना आदि के अतिरिक्त आपको देश में औद्योगिक और प्रौद्योगिक पृष्ठभूमि भी बनानी होगी। स्टॉप। देश की अर्थव्यवस्था इस सब में सहायता करती है। स्टॉप। यदि किसी देश की अर्थव्यवस्था मजबूत न हो तो वह देश कमज़ोर पड़ जाता है। स्टॉप। मैं सदन को ऐसे देशों के अनेक उदाहरण दे सकता हूँ जिनके पास फ़िलहाल अच्छी फ़ौज है, लेकिन उनकी ताकत असल में ऊपरी है। स्टॉप। कारण यह है कि उनकी फ़ौज अनेक बाहरी चीज़ों पर निर्भर है। स्टॉप। जैसे विदेशी मशीनें, विदेशी अर्थव्यवस्था, विदेशी सहायता आदि। स्टॉप। ऐसा देश लाजमी तौर पर पराधीन होता है, चाहे आज़ाद कहलाता हो। स्टॉप। सुरक्षा में सेनाओं के साथ साथ आपकी औद्योगिक और प्रौद्योगिक पृष्ठभूमि, देश की अर्थव्यवस्था और लोगों का मनोबल भी शामिल होता है। स्टॉप। पैरा। यदि हम दुनिया के देशों पर नज़र डालें तो फ़िलहाल केवल 2 देश ऐसे हैं जिन्हें सैनिक दृष्टि से पहली पंक्ति में रखा जा सकता है। स्टॉप। बीच की स्थिति में अनेक देश हैं। स्टॉप। इनमें हमारा स्थान कहाँ है? स्टॉप। हम टेक्नोलॉजी और उद्योग के क्षेत्र में पिछड़े हुए हैं, फिर भी जापान को छोड़कर एशिया के किसी भी देश के मुकाबले हमारे देश में उद्योग अधिक हैं। स्टॉप। मैं सोवियत संघ के क्षेत्रों को शामिल नहीं कर रहा हूँ और चीन की तुलना में भी जो काफ़ी तरक्की कर रहा है। मैं सोचता हूँ कि औद्योगिक दृष्टि से हम कई तरह से आगे हैं, भले ही सैनिक दृष्टि से आगे न हों। स्टॉप। उसके पास विशाल फौज है। स्टॉप। उनकी तुलना में हमारी फौज छोटी है, लेकिन मैं औद्योगिक विकास के बारे में बात कर रहा हूँ। स्टॉप। अन्य मामलों के बारे में नहीं। स्टॉप। इस तरह हम तथाकथित अल्प विकसित देश के वासी हैं, चाहे कुछ मामलों में अधिक उन्नत हों। स्टॉप। परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में हम शायद दुनिया के आधे दर्जन देशों में हैं। स्टॉप। मुझे ठीक ठीक नहीं पता, इसलिए कहना मुश्किल है। स्टॉप।
पैरा। महोदय, भारतीय स्त्रियों की स्थिति अन्य कारणों से कहीं अधिक दहेज प्रथा से प्रभावित हुई है। स्टॉप। दहेज के कारण जहां स्त्रियों की सामाजिक हीनता बढ़ी है, वहीं दूसरी ओर नवविवाहित स्त्रियां सताई भी जा रही हैं। स्टॉप। शिक्षित परिवारों में पुत्री के जन्म पर खुशी नहीं होती, बल्कि इसे दुर्भाग्य ही माना जाता है। स्टॉप। इससे स्त्रियों का सम्मान घटा है और भविष्य अंधकारमय हुआ है। स्टॉप। भारतीय मुस्लिम समुदाय में दहेज का प्रभाव तेजी से बढ़ता जा रहा है। स्टॉप। यहाँ तक कि शिक्षित और संपन्न मुस्लिम परिवारों में भी प्रतिष्ठा के प्रतीक के रूप में दहेज का प्रचलन अपनी जड़ें जमा रहा है। स्टॉप। इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि पवित्र कुरान में दहेज का कोई जिक्र नहीं मिलता है। स्टॉप। इस्लाम के वैवाहिक नियमों के अनुसार निकाह के बाद पति द्वारा पत्नी को आर्थिक सुरक्षा के रूप में मेहर दिया जाता है, लेकिन शोध से पता चलता है कि मुस्लिम समुदाय में मेहर की राशि तो कम होती जा रही है और दहेज जैसी कुप्रथा बढ़ती जा रही है। स्टॉप। यह अत्यंत खेदजनक है, क्योंकि अशिक्षा, आर्थिक पिछड़ापन, पर्दा प्रथा आदि कुप्रथाओं को ढोने वाले मुस्लिम समुदाय पर दहेज प्रथा का और लद जाना अभिशाप ही है। स्टॉप। पहला प्रश्न यह उठता है कि कुरान में दहेज का जिक्र न होने पर भी इसका लेन देन किस आधार पर शुरू हुआ। स्टॉप। अधिकांश भारतीयों के दृष्टिकोण से दहेज का धार्मिक औचित्य है। इस संदर्भ में हज़रत मोहम्मद की पुत्री के निकाह का उल्लेख किया जाता है। उनकी पुत्री हज़रत फ़ातिमा का जब हज़रत अली से निकाह हुआ तो विदाई के वक्त उन्होंने गृहस्थी जमाने के लिए दैनिक उपयोग की मिट्टी की कुछ वस्तुएं तथा खजूर की चटाई एक दूल्हा दुल्हन को दी थी। स्टॉप। ये केवल 6-7 वस्तुएं उस काल में जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक थीं। स्टॉप। हज़रत फ़ातिमा के निकाह के समय मोहम्मद साहब द्वारा दी गई इन्हीं वस्तुओं को भारतीय मुस्लिम समुदाय दहेज कहता है और दहेज का लेन देन करना चाहता है, क्योंकि यह भी मान्यता है कि मोहम्मद साहब के कार्यों को दोहराने से व्यक्ति पुण्य का भागीदार बनता है। स्टॉप। परंतु वे लोग इस संबंध में यह नहीं समझते कि मोहम्मद साहब ने तात्कालिक समस्या को हल करने के लिए सामान दिया था, क्योंकि उनके दामाद विवाह के पूर्व उन्हीं के पास रहते थे। स्टॉप। अलग घर बसाने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं था। स्टॉप। पैरा। इसके अतिरिक्त जब मुस्लिमों ने भारत में प्रवेश किया तो उन पर यहाँ की संस्कृति का प्रभाव पड़ा। स्टॉप। उन्होंने देखा कि यहाँ कन्या के विवाह के समय उसे काफ़ी दहेज दिया जाता है। स्टॉप। यहाँ की संस्कृति के कुछ अंशों को अपना लेने में उन्हें कोई हानि प्रतीत नहीं हुई। स्टॉप। इस प्रकार मुस्लिम समुदाय में दहेज प्रथा का प्रचलन भारतीय संस्कृति के प्रभाव से यही आरंभ हुआ। स्टॉप। मुस्लिमों ने यहाँ प्रचलित दहेज की तुलना भी हज़रत मोहम्मद द्वारा अपनी पुत्री के विवाह के समय कुछ सामान देने से की और उसे न तो गलत माना और न ही इस्लाम के विरुद्ध। स्टॉप।
वे भी कुछ न कुछ वस्तुएं आवश्यक रूप से देने लगे। स्टॉप।